हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग के बारे में। है ये कहां से आ गया? अरे ये पढ़ना है, सॉरी कंफ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं भैया सेट्स एंड रिलेशंस में, रिलेशंस के बारे में, सबसेट के बारे में और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। स्वागत है आपका मैथ ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। तो भैया जो मैच द फॉलोइंग जैसा दिख रहा है पर है क्लास 11th का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेट्स एंड रिलेशंस, उसकी हम यहाँ पे कर रहे हैं तीसरे सेशन की शुरुआती से या चौथे की, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो भैया अपन ने इसके पहले 5.1 एक्सरसाइज खत्म कर ली है जो कि आपके सेट्स के बेसिक्स को कवर करता है। अगर वो सेशन आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और बढ़िया वाला आनंद आ जाएगा। अच्छा, ये सारे लेक्चर्स और वीडियोस देखने कहाँ हैं? तो भैया फिर से बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर वेबसाइट पे या फिर हमारी ऐप से भी, इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक इस्तेमाल करो, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? बढ़िया चीज। और हाँ, इतना कर देना कि भैया कम से कम फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना। क्या है कि भैया इतना तो कर ही सकते हो, है ना, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ जाए, उनकी भी बढ़ जाए। चलिए, तो आपका ज्यादा समय वेस्ट किए बिना हम यहाँ पे आज शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर के इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने के लिए इस सेशन को। चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कुछ सेट्स की जो कि आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, जिनकी परिभाषा, जिनका यूटिलाइजेशन हम करते हैं आगे जाके, ठीक है। चलिए, जो पहली परिभाषा आपके समक्ष आ रही है, जो पहला टॉपिक आपके समक्ष आ रहा है, वो है इक्विवेलेंट सेट का। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसका काम क्या है, वो हम देख ले। तो भैया जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो डील करते हैं 2 फाइनाइट सेट के साथ, ठीक है। 2 फाइनाइट सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। को कब कहते हो आप इक्विवेलेंट? ये परिभाषा यहां पे लिखी हुई है, जब, इफ, अगर दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जब आप निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है कार्डिनल नंबर। याद आया? बिल्कुल याद आया सर। तो बेसिकली अगर मैं दूसरे टर्म्स में कहूं तो ऐसे 2 सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है उन्हें आप कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। लेकिन सर आपने यहां फाइनाइट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। अरे मेरे भाई, कार्डिनल नंबर निकलता ही फाइनाइट सेट का है कि नहीं? है ना? तो अब जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप परिभाषा ऐसे समझ सकते हैं कि 2 फाइनाइट सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम होगा तो आप कहेंगे कि वो दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। यहां देखो, thus 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट रिटर्न एज ए, और ये वाला देखो उन्होंने स्पेशल यहां पे यूज किया है ऐसा डबल साइडेड एरो, जिसको आप रीड करते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी इफ, यदि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। क्लियर है? कार्डिनल नंबर हमने पहले से पढ़ा है। कार्डिनल नंबर क्या होता है सर? कार्डिनल नंबर होता है किसी भी फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्लियर है मामला? जी सर। इसमें यह नहीं लिखा है कि अंदर के एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट की संख्या सेम होनी चाहिए, उतना चलेगा, ठीक है। चलिए यहां पे हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे देखो, आपने देखा कि एक है सेट ए जिसके अंदर है ए बी सी डी ई, एक है सेट बी जिसके अंदर है 2 3 5 7 और उसके बाद फिर 9, ठीक है। तो भैया 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, क्या? एलिमेंट्स, यानी सेट के अंदर की वैल्यू, सेट के अंदर के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो दोनों का कार्डिनल नंबर कितना आया? बराबर आया, दैट इज 5। तो हम बोलेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इज दिस क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। अब इसके बाद देखो यहां पे वो क्या कह रहे हैं सेकंड वाले एग्जांपल में, जो कि आपको यहां पे दिया गया है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, कि सेट ए में आपके पास हैं भैया ऐसे आपके कलर्स जो कि रेनबो में होते हैं, ठीक है, और सेट बी में आपके पास होल नंबर्स हैं जो कि लेस देन 7 है। अब अगर मैं रेनबो के कलर्स की बात करूं तो आपको विबग्योर याद होगा, VIB, विबग्योर GYOR, राइट? यस सर। तो ये कितने होते हैं भैया रेनबो में कलर्स? तो रेनबो में कलर्स होते हैं 7
और अगर मैं होल नंबर ढूंढ रहा हूं लेस देन 7, तो वो भी मुझे मिलेंगे 0 से लेकर 6 तक, जिनकी संख्या हो जाएगी 7। ठीक है, तो 0 से लेकर 6 तक संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 7। तो क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, दैट इज 7। हालांकि एक कलर्स की बात कर रहा है, दूसरा नंबर्स की बात कर रहा है, पर हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इन्हें इक्विवेलेंट का दर्जा देंगे। इज दिस क्लियर? एनी प्रॉब्लम सो फार? नहीं सर, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। ये एक बेसिक था। अब आ जाता है इक्वल सेट्स। पिछला था इक्विवेलेंट, ये था, ये है इक्वल, दोनों में फर्क है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इक्वल सेट्स की परिभाषा अपन देख लेते हैं। अब क्या कह रही है? दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, आर सेट टू बी इक्वल। इन्हें कब कहा जाएगा इक्वल? इफ, यदि। तो अब यहां पे आ गई आपकी कंडीशन, यदि लिख लो, अगर लिख लो, जो भी आप समझे यहां पे। ठीक है, यदि आपने लिख दिया या फिर आपने लिख लिया अगर। अब आपकी कंडीशन क्या है वो आपको एक्सप्लोर करनी। तो भैया कंडीशन है दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। तो इक्विवेलेंट में कार्डिनल नंबर यानी संख्या बराबर होगी, इक्वल में एग्जैक्टली एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। तो ये जो हो गया, ये हो गया थोड़ा सा रेयर केस। इसमें आपके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ठीक है, अब एलिमेंट सेम होने का मतलब है ऑब्वियस ही बात है संख्या तो सेम होगी ही, पर इक्वल वाले केस में आपके एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, सिर्फ संख्या सेम होने से नहीं चलेगा। तो ए और ए इक्वल टू बी कब कहा जाता है सेट्स की भाषा में? जब एवरी मेंबर ऑफ ए, थोड़ा सा देखो यहां पे अच्छे से क्लैरिफाई करके बताया गया है कि हर मेंबर जो है आपके सेट का, किसका? पहले सेट का, इज अ मेंबर ऑफ बी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा भी होना चाहिए। ठीक है, एंड एवरी मेंबर ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए, दोनों के लिए ट्रू होना चाहिए। तब आप कहोगे ए इज इक्वल टू बी। यदि ऐसा नहीं है तो हम लिखते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है सर, वाइस वर्सा होने का एडिशनल हमने क्यों लिखा? क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया सेट ए में, आपने लिख दिया 2, 3 और 5। ठीक है, सेट बी में आपने लिख दिया 2, 3, 5, 7। ठीक है, अब अगर आप केवल ए से बी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? तो सर मैं बोलूंगा कि देखो जो 2 है वो ए में भी है, बी में भी है, 3 ए में भी है, बी में भी है, 5 ए में भी है, बी में भी है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। लेकिन इक्वल होने का मतलब है हर तरीके से बराबर होना। तो इसका मतलब ये जो 7 यहां पे नहीं है, क्योंकि ये ए का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये ए का पार्ट नहीं है तो हम इन्हें इक्वल नहीं कह सकते। तो भैया एक तरफा अगर चीजें हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो एक तरफा अगर चीजें होंगी तो वो कबूल नहीं होती हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक दोनों तरफ से बातें बराबर ना हो, दोनों तरफ से इक्वल चीजें ना हो, तब तक हम इसको फाइनल नहीं बोल सकते या इसको सही नहीं बोल सकते। इट्स रॉन्ग, है ना? दोनों का कंसेंट, दोनों का बराबर होना, दोनों का बराबर इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, तभी आप उसे सही मानेंगे, वरना एक तरफा के चक्कर में आपको पता है कांड हो जाते भैया। चलो तो ध्यान रखें भैया, किसी पे जोर जबरदस्ती ना करें। अब ये देखो ए और बी। अब आप कहोगे कि सर जो सेट ए है उसमें तो 2 ही एलिमेंट हैं और सेट बी में इतने सारे एलिमेंट हैं, फिर भी ये बराबर कैसे? अरे मेरे भाई, सेट का एक नियम होता है कि अगर रिपीट हो रहा है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसी सेट को प्रॉपर अगर सिस्टमैटिक वे में रीराइट करूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, और अब मैं कहूंगा कि ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है? जी सर। अब यहां देखो P और Q की क्या बात हो रही है यहां पे, तो P वाला सेट क्या क्या शामिल कर रहा है? P वाला सेट कह रहा है कि आपको वॉवल ढूंढने हैं इस शब्द में, ठीक है। Q वाला कह रहा है कि इसमें भी आपको वॉवल ही ढूंढने हैं लेकिन शब्द अलग है, ठीक है। अब आपने वॉवल ढूंढे दोनों में, तो P और Q दोनों में ही सेम वॉवल्स मिले आपको,
दैट इज EUAI, दोनों जगह पे, ठीक है। वैसे तो 5 वॉवल होते हैं, पर इन शब्दों में आपने 4 ही यूज किए, और वो भी दोनों में एग्जैक्टली सेम किए, इसलिए इनको बराबर कहा गया है। क्लियर? अब यहां पे देखो, जो सेट ए है उसमें -3 से लेकर 3 तक के सारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स आप कह सकते हो, ठीक है। सेट बी कह रहा है आपको इंटीजर्स ही चाहिए, लेकिन कौन से? वो इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 10 से कम है। इसको भी आप जब सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लेके आओगे तो वो भी ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि 10 से कम स्क्वायर किस किस का होता है? तो 1, 2 और 3 का। ये तो हो गया पॉजिटिव साइड। आपको नेगेटिव जाना भी अलाउड है, इंटीजर्स में शामिल है आप, तो -1, -2, -3 और 0 भी आएगा। तो जो बी का रोस्टर फॉर्म बनेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा लाइक ए। तो -3, -2, -1 यहां पे लगेगा कॉमा, इधर पे आएगा 0, इधर पे आएगा 1, 2 एंड यहां पे आएगा 3, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मामला बनेगा, और A = B तब भी होगा। एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने पे आप इक्वल बनते हैं। अगर सिर्फ नंबर सेम होगा तो आप इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आके गिर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ रिमार्क लिखा हुआ है, यदि A और B फाइनाइट सेट है और A = B है, तो ये तो पक्का होगा कि वो कार्डिनल नंबर भी उनका बराबर होगा। मतलब यदि आप इक्वल हैं, तो आपका इक्विवेलेंट होना भी पक्का है। तो यहां पे अगर हम लिखें कि यदि आप इक्वल हैं, उस केस में आपका इक्विवेलेंट होना तय है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और तो आप कहोगे यहां पे कि यदि A = B है तो A = B होगा ही होगा, ठीक है। पर लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है कि भैया इसका कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर दो सेट इक्विवेलेंट है तो वो इक्वल भी हो जाएंगे। इसका ये मतलब होगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया नंबर सेम होने से एलिमेंट सेम नहीं हो जाते, जैसा कि हमने देखा वो रेनबो और नंबर्स वाले केस में, ठीक है। वहां पे दोनों की संख्या बराबर थी, लेकिन दोनों अलग ही प्राणी थे। एक कलर्स की बात कर रहा था, दूसरा नंबर्स की बात कर रहा था, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही थे। तो इक्विवेलेंट तो थे पर इक्वल नहीं थे। तो वैसे इन्होंने लिखा है कि भैया कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसकी आपको प्रॉपर जांच करके ही रिजल्ट निकालना है। हाँ, पर यह पक्का है कि अगर इक्वल हैं तो फिर इक्विवेलेंट होंगे, पर इसका रिवर्स शायद ना ट्रू हो। क्लियर है मामला? बिल्कुल सर। अब यहां देखो फॉर एग्जाम्पल, इसमें A है 2, 3, 5, इसमें B है 2, 3, 4, सेट ए और सेट बी, इनकी संख्या, इनका कार्डिनल नंबर, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, तो ये इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पे 5 है और यहां पे 4 है। थस टू इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, तो इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, ये तो पक्का है। लेकिन इसका रिवर्स, दैट इज इक्विवेलेंट मे नॉट बी इक्वल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इक्वल है तो इक्विवेलेंट होंगे पक्का, पर इक्विवेलेंट हैं तो इक्वल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है। अब यहां देखो A और B, देन A इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ B। अब यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा पढ़नी है जो कि आपको काफी काम आएगी इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे काम में, वो है सबसेट की परिभाषा, ठीक है। देखो सब जो वर्ड है वो बेसिकली यहां पे सेट्स के केस में यूज होता है, उसका छोटा वर्जन, ठीक है, या फिर उसका एक हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पे दूं, माई हैंड इज अ सबसेट ऑफ माई बॉडी, मेरा ये हाथ मेरी बॉडी का सबसेट है। या फिर अगर मैं ऐसे देखूं तो भैया मेरी गाड़ी की चाबी मेरी गाड़ी का सबसेट है, मतलब मेरी गाड़ी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
ये क्लियर हो गया जी सर। यहां पे देखो लिखा है यदि ए और बी दो सेट है, यदि ए और बी दो सेट हैं, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बी। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जो बॉडी है वो मेरे शरीर का सबसेट है ना, ऐसा नहीं बोल सकते आप क्या बोल सकते हो, आप केवल इतना ही बोल सकते हो भैया बहुत ही सिंपल भाषा में कि मेरा हाथ मेरी बॉडी का सबसेट है। ठीक है, तो सबसेट के केस में आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कौन या किसके एलिमेंट किसके पार्ट है। ठीक है ना, तो यहां पे आप लिखोगे वी राइट एज ए इज अ सबसेट, तो ये जो साइन है आप देख रहे हैं यहां पे, ये सबसेट का साइन है। ठीक है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ दैट इज, आप यहां पे लिखते हो ए इज कंटेन्ड इन बी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ए सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हो। ठीक है, अपन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखेंगे, समझेंगे। अब देखो यहां पे लिखा है थस ए इज अ सबसेट ऑफ बी विच मीन्स कि अगर एक कोई x है जो कि सेट A का पार्ट है और यदि A B का सबसेट है तो पक्का x B का भी पार्ट होगा, बिना मैं B को देखे ये बोल सकता हूं। ठीक है, अब यहां देखो जैसे हमने बोला A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर मुझे उल्टा बोलना है, महेश मेरे पिताजी का नाम, मेरा नाम राहुल है, तो अगर मैं बोलूंगा कि भैया महेश इज माई फादर, ठीक है, दैट इज कंप्लीट। अब उनको अगर बोलना है कि भाई मेरे पुत्र का नाम राहुल है, तो कुछ और शब्द है हमारे अंग्रेजी में, क्या है वो, सन है, पुत्र है, तो वैसे यहां पे आप बोलते हैं जैसे B इज अ सुपर सेट ऑफ A, ये आपने अब उल्टा बोल दिया कि B A का पिताजी है। ठीक है, यहां पे हम बोल रहे थे कि A B का पुत्र है, सबसेट मतलब उसका पुत्र, उसका हिस्सा, उसका पार्ट, और B इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ये आपने क्लैरिफाई कर लिया जी सर, आपको अच्छे समझ में आ गया। हाँ जी सर, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आगे अपन बढ़ रहे हैं, तो यहां पे आप क्या बोल रहे हैं, यहां पे आप बोल रहे हैं कि वी राइट इट एज, किसको, ये सुपर सेट की बात कर रहा है भैया, जो सुपर सेट है सबसेट का उल्टा, मतलब आप कह सकते हो विपरीत या अपोजिट, उसकी बात कर रहा है कि सुपर सेट लिखने के लिए आप बी और ये उल्टा सी सॉर्ट ऑफ आप बनाते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि यू को आपने लात मार के गिरा दिया तो इस तरफ गिरा है वो, तो बी, और ये आप कह सकते हो कि या फिर ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, या बी कंटेन्स ए, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो, या बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। चलिए अब आगे देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, ठीक है, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी, अगर ऐसा एक भी एलिमेंट आपको मिल जाता है जो कि बी का मेंबर नहीं है, मतलब ए वाले सेट में ऐसा एक भी मेंबर मिल जाता है जो कि बी में नहीं है, तो आप कहेंगे कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट इट एज ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी। समझ गए? देखो एग्जांपल देता हूं, अगर आपने 5 सेंटेंस बोले, ठीक है, उसमें से आपने बोले 4 सत्य और 1 फॉल्स, 1 झूठ, ठीक है, तो भी आपको हम ये नहीं कह सकते कि आप हमेशा सत्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 1 झूठ बोल दिया। अगर आपको ये मनवाना है या फिर आपको ये कहलवाना है कि आप हमेशा सत्य बोलते हैं, तो आपको 5 के 5 सेंटेंस सत्य बोलने पड़ेंगे। सबसेट के लिए सारे के सारे एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो आप बोलेंगे नॉट अ मेंबर है, इसीलिए सबसेट नहीं है। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े अपन। देखिए फॉर एग्जाम्पल A हैज 2 3 5, तो जो सेट A है उसके एलिमेंट्स है 2 3 और 5, सेट B के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 6। अब यहां पे आप चेक करोगे तो 2 3 5 ये A के पास हैं और B के पास भी 2 3 और 5 हैं। B के पास A वाले एलिमेंट्स के अलावा और एलिमेंट्स हो सकते हैं। B इज अ सुपर सेट, वो बड़ा है, ठीक है, A उसका सब सेट है, उसका एक हिस्सा है, ठीक है।
तो हिस्सा छोटा होगा, पार्ट बड़ा होगा, मतलब जो ओरिजिनल होगा, जो होल होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रखनी है। हद से हद वो बराबर हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो यहां पे देखो, सिंस एवरी मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नाउ नोट दैट, अब देखो यहां पे लिखा है नोट दैट वन बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बट वन डज नॉट बिलोंग टू बी, इसका मतलब बी वाले सेट का एक एलिमेंट ए में नहीं है। तो सेट बी का एक एलिमेंट क्या है, ए में नहीं है, इसीलिए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ए तो है बी का सबसेट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, लेकिन बी सबसेट नहीं है क्योंकि उसके कुछ एलिमेंट्स ए का पार्ट नहीं है। ये बात क्लियर हो गई जी सर। अब यहां देखो, ए के पास आपके सारे वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, बी के पास ए बी सी डी ई है। अब यहां पे क्योंकि ए के पास आई ओ और यू है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बी, देयरफॉर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ऑल्सो बी जो कि बी को बिलोंग करता है, मतलब ये जो है ना बी और सी और डी, ये तीनों बिलोंग तो करते हैं हमारे सेट बी को, लेकिन वो ए को बिलोंग नहीं करते, इसलिए बी भी ए का सबसेट नहीं है। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। वहीं पे अगर मैं एक थर्ड बना दूं, मान लो एक्स विच कैरीज ए एंड ई, तो अब इस केस में क्या x a का सबसेट होगा, ये मुझे आप बताओगे। क्या x b का सबसेट होगा, ये भी मुझे आप बताओगे। ये क्वेश्चन है भैया कि क्या x a का सबसेट है और क्या x b का सबसेट है, हाँ या ना। क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन यहां पे क्लियर हो जाती है। आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए, कमेंट्स में आप मुझे इसका जवाब बताएंगे। अब यहां देखिए, लेट a बी x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 56। 56 के डिवाइजर ढूंढने आपको, और b के अंदर आपको प्राइम डिवाइजर ढूंढना है 56 का। ठीक है, तो देखो आपने 56 के डिवाइजर चेक किए, तो जो 56 है वो 1 2 4 7 और 8 14 28 और 56 इन सब से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये सारे डिवाइजर्स हैं किसके, 56 के। तो आपने सबके सब लिख के अपना सेट ए बनाया। सेट बी आपको बोल रहा है कि डिवाइजर तो होना चाहिए लेकिन साथ में प्राइम भी होना चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा क्वालिटी उसने मांग ली। तो उस केस में आपका जो सेट बी बना वो बना 2 और 7। अब यहां पे क्लियरली कह सकते हैं आप कि जो बी है इट इज अ सबसेट ऑफ ए, हालांकि जो A है वो B का सबसेट नहीं होगा, बहुत ही क्लियरली, जो कि B के सारे एलिमेंट A के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां देखो A में 1 3 5 3 1 है, लेकिन एक करेक्ट वे नहीं है लिखने का सेट को। क्यों? क्योंकि सर सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, तो जो हमारा सेट A बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनना चाहिए कि 1 3 और 5, ये 3 होने चाहिए आपके एलिमेंट्स। ठीक है, बाकी जो 2 रिपीट हो रहे हैं उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी में क्या होगा, बी में ये होगा कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ये क्या मांग रहा है बी के लिए, बी के लिए मांग रहा है एक ऑड नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं, 1 से। आपको बोल रहा है लेस देन 6 तक जाना है, तो 1 से लेकर 5 तक आप जा सकते हो, 6 में आप नहीं जाना है, लेस देन 6 बोला है। ठीक है, उनके बीच में आपको ऑड चाहिए, तो 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो आपका जवाब क्या आएगा यहां पे, 1 3 और 5। अब ये ना सिर्फ A सबसेट है B का, बल्कि इसका उल्टा भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि भैया यहां तो A और B इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट मतलब जिनकी कार्डिनल नंबर भी बराबर और हर एक एलिमेंट भी बराबर, उन्हें हम कहते हैं इक्वल सेट्स। तो जो इक्वल सेट्स होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो यहां पे हम एक सिचुएशन याद रख सकते हैं कि अगर इक्वल सेट्स होंगे तो वो
सबसेट्स होंगे एक दूसरे के, सबसेट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो जाएगा यहाँ पे अपना काम। चलिए अब इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। तो यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी कि अगर इक्वल सेट होंगे तो सबसेट भी होंगे। अब सबसेट के अंदर भी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि आपको यहाँ पे समझनी है। ये सबसे पहली परिभाषा जो हमें समझनी है वो है प्रॉपर सबसेट की। थोड़ा सा थ्योरी चल रहा है पर ये जरूरी है ताकि चीजें समझ में आए। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे इसी सेशन में, ठीक है। चलिए, लेट ए बी एनी सेट एंड बी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ए तो खैर एनी सेट हो सकता है पर बी को तो सदैव ही नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा। मतलब दोनों में से एटलीस्ट एक को नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा। स्पेशली जो बड़ा वाला है जिससे अपन को पूरा मामला देखना है, ठीक है, उसकी बात अगर मैं करूं तो उसको तो नॉन एम्प्टी होना ही पड़ेगा, ठीक है। देन आप देखो ए को प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तब कहा जाएगा यदि एवरी मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बी एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि देखो प्रॉपर सबसेट बनने के लिए सबसे पहले तो सबसेट बनना पड़ेगा, ये तो फॉर श्योर है। अब सबसेट में भी प्रॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सब प्रॉपर बनने के लिए आपको ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि देयर एग्जिस्ट, वहां पे एग्जिस्ट करेगा कौन? कम से कम ऐसा एक एलिमेंट इन बी विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। मतलब ये बहुत साफ है कि जिसका हम सबसेट बना रहे हैं, जो बड़ा वाला यहां पे सेट है जो कि पेरेंट सेट आप कह सकते हो, जिससे सबसेट बन रहा है, उसमें एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि ए का पार्ट नहीं है, ठीक है। इफ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी वी राइट इट एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो ए प्रॉपर सबसेट तब बनेगा जब उसका बी के साथ एक तो सबसेट वाला नियम हो जाए, दूसरा उसका ऐसा एकाध एलिमेंट तो हो बी में जो कि ए का पार्ट ना हो। तो जो हमने पीछे देखा ना वो ए और बी 1 3 5 वाला, वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें इक्वल हो रहे थे जो कि यहां पे नहीं होना चाहिए। इन द अबव एग्जांपल ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इन थर्ड बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे। ये कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहा है? तो बेसिकली इनकी बात कर रहा है, ठीक है। इसमें देखो क्या हुआ था, इसमें B वॉज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, जो कि A के पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि B का पार्ट नहीं थे, ठीक है। यहां पे क्योंकि दोनों इक्वल हो गए थे इसलिए इसको आप प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे, इक्वल नहीं हो सकते आप, ठीक है। और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो A जो था वो B का प्रॉपर सबसेट था, इस वाले में कोई किसी का सबसेट था ही नहीं। तो प्रॉपर वाली बात तो बाद में आती है, पहली कंडीशन तो सबसेट वाली है कि नहीं। चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे इसके बाद और अपन यहां पे देखेंगे भैया कि इफ A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B देन B इज कॉल्ड प्रॉपर सुपरसेट। ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है भैया, अगर A को प्रॉपर सबसेट की उपाधि मिलेगी तो B को भी मिलेगी प्रॉपर सुपरसेट होने की उपाधि, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या लिखा है, इफ टू सेट्स A एंड B आर इक्वल, यदि वो इक्वल हैं और A सबसेट है B का या B सबसेट है A का, ये तो आपको पता ही है क्योंकि अगर इक्वल होंगे तो दोनों एक दूसरे का सबसेट होंगे। यहां पे और क्या लिखा है कि यदि दोनों एक दूसरे का सबसेट हैं तो उनको आप इक्वल करार दे सकते हैं, ठीक है। थस A is equal to B if and only if A belongs to A belongs to B and for every B belonging to B belongs to A। मतलब बेसिकली जो इसके एलिमेंट हैं पहले वाले सेट के वो दूसरे वाले में भी होने चाहिए और जो दूसरे वाले के एलिमेंट हैं वो पहले वाले में होने चाहिए, तब आप उनको इक्वल कहते हो। तो इक्वल कहने के लिए A को B से मैच करना पड़ता है कि हर एक एलिमेंट ऑफ A B का पार्ट होना चाहिए, फिर उल्टा भी मैच करना पड़ता है कि हर एक एलिमेंट ऑफ B शुड बी अ पार्ट ऑफ A, ठीक है। चलिए
अब यहां पे देखिए नोट्स कुछ और है हमारे पास, जैसे कि ये बोल रहे हैं लेट ए बी एनी सेट देन। अब देखो इम्प्रॉपर सेट की परिभाषा क्या आ रही है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए इज अ सबसेट ऑफ ए, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है, यही यहां पे लिखा है कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वेरी क्लियरली, बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट। A subset which is not a proper subset is called an improper subset। वो सबसेट जो कि प्रॉपर नहीं होगा उसका क्या नाम है, दूसरा उसका नाम होगा improper subset, ठीक है। Every set has only one improper subset, ठीक है, केवल एक ही improper subset होगा, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं। Since the empty set has no elements, ये empty set के बारे में कुछ स्पेशल चीज बता रहे हैं कि empty set has no elements, that is empty set is a subset of every set, ठीक है। अब यहां देखो आपने कहा कि हम किसी सेट में से जो जो एलिमेंट्स निकालते हैं उनसे हम सबसेट बनाते हैं, ठीक है। मान लो इसके पास 4 एलिमेंट है, आपने कोई 2 निकाले, 3 निकाले, चारों के चारों निकाले, एक निकाला, उसका सेट बनाया, तो वो आपका सबसेट कहलाएगा। पर मेरी इच्छा है कि मैं कुछ ना निकालूं, तब भी भाई जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास कुछ नहीं भी होता है कि नहीं। ये तो सर कहा आपने वाली ज्ञान दे दी, मोह माया वाली बातें। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसे हर नंबर को आप मान लो 27 है, आप उसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ये जो एम्प्टी सेट होता है ये हर एक का सबसेट होता है। ये एक ऐसा है जो कि सबके पास है भी और नहीं भी है भी, लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर। एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। खुद को छोड़ के बाकी सबका एक प्रॉपर सेट तो एम्प्टी सेट भी होता है। भैया वो भी तो है, भले कुछ नहीं लेके आया है पर है तो एक सेट ना, तो मतलब कुल मिला के परिवार का हिस्सा तो है, ठीक है नहीं। अब एग्जांपल आप देख लो, मान लो घर में कोई छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा ना कुछ लेगा ना कुछ देगा, पर लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो है, वो कुछ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेगा नहीं सर, वो तो 18, 20, 25 साल बाद करेगा, लेकिन परिवार के हिस्से में हम काउंट तो करते हैं ना उसको, ऐसा तो है नहीं। भाई मान लो जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या आप घर के मेंबर्स की संख्या बढ़ा नहीं देते जब आप लोगों से बात करते हो? बिल्कुल बढ़ाते हैं सर। तो ठीक वैसे यहाँ पे कि भैया एम्प्टी सेट भी है, यहाँ पे उसको भी काउंट किया जाएगा। सबसेट ऑफ अ सेट ये आपने देख ही लिया यहाँ पे कि मान लो A हैज 1 एलिमेंट A, देन सबसेट ऑफ A आर 5 और A इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे अब क्या होगा, किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट होंगे? 2। किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट होंगे? 4। सर कैसे? एग्जांपल दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो आपका सेट दिया हुआ है A 1, 2, इसके सबसेट एक खाली वाला 5, एक हो जाएगा केवल 1, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा दोनों साथ में, क्योंकि खुद का भी सबसेट होता है कोई भी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आपको पावर करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर किसी के 3 एलिमेंट होंगे तो उसके 3 स्क्वायर दैट इज 9 सबसेट बनेंगे। इज दिस क्लियर? जी सर, ठीक है। अब यहां देखो, सॉरी 2 क्यूब, तो 2 की पावर हो जाता है आपका ये, तो 2 क्यूब मतलब कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो जो जितना भी आपका नंबर होगा कार्डिनल नंबर 2 में उतनी पावर आप लगा देंगे, ठीक है। आई रोट इट उल्टा, जो मैं 9 बोल रहा था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो जितना भी आपका कार्डिनल नंबर होगा वो 2 की पावर में आ जाएगा, फिर आपके सबसेट आपको मिल जाएंगे। यहां देखो 3 एलिमेंट है तो सबसेट में एक 5, एक 1, एक 2, एक 3, एक 1 2, एक 1 3, एक 2 3 और एक पूरा का पूरा खुद ही 8 हो गए सबसेट भैया। अगर 4 होंगे तो 4। अब यहां देखो इफ A इज अ सेट विथ Na, यानी आपका कार्डिनल नंबर यानी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट अगर m है तो आपके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 पावर m। और यदि कोई प्रॉपर सबसेट पूछेगा तो एक कम कर देना। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक ही इम्प्रॉपर सेट होता है हर एक सेट का।
एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है हर एक सेट का, और वो सेम नहीं होता है, वो सेट पे डिपेंड करता है कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा ये खुद, पिछले वाले में 2 थे तो उसका इम्प्रॉपर सबसेट वो खुद, ठीक है। ऐसे ही पूरा मामला चलता है। चलिए अब यहां देखिए पावर सेट क्या होता है भैया, द सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट, ठीक है। जब आपने सारे सबसेट्स को मिला के एक सेट ही बना दिया उसको आप कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो आपने जब एक सेट बनाया जिसमें आपने सारे सबसेट्स को शामिल किया, ठीक है, इन द फॉर्म दे आर, जैसे यहां पे आपने देखा भैया पावर सेट ऑफ ए में सारे सबसेट आए हैं तो ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट आया है, जो कि आमतौर पे हम नहीं देखते। ये देखो पावर सेट ऑफ ए में क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर एक और करली ब्रैकेट। तो बेसिकली आपने क्या किया, सारे सबसेट्स को मिला के एक जगह पे एकत्रित कर दिया। रिमार्क, इफ ए इज अ सेट विथ एन ए इक्वल्स टू एम, देन पावर सेट में कितने होंगे, तो पावर सेट के अंदर 2 पावर m एलिमेंट्स होंगे। इज दिस क्लियर? जी सर। तो पावर सेट मतलब सारे सबसेट का कलेक्शन, और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसके अंदर 2 पावर m होंगे, यानी जितने सबसेट बनेंगे सबके सब पावर सेट में शामिल होने चाहिए। चलिए ये क्लियर हो गया। अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज इन अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। अगर हमें कोई सिचुएशन दी गई है, कोई सवाल दिया गया है, तो उसके अंदर एक ऐसा सेट जो कि सारे पॉसिबल कंसिडरेशन को लेके चल रहा है, ऑल द एलिमेंट्स को लेके चल रहा है, उसे आप कहोगे यूनिवर्सल सेट। बहुत बार जब हम सेट्स का कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें यूनिवर्सल सेट ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 3 या 4 साल का होता है, उसके लिए उसके माता पिता ही उसका यूनिवर्स होते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है, टीनेज में आता है, तो माता पिता, दोस्त, यार, रिश्तेदार, ये उसका सेट हो जाते हैं, ये उसका यूनिवर्सल सेट हो जाता है। और बड़ा होता है, अपने 25-26 साल में आता है, तो उसमें उनके प्रेमी, ठीक है, उनका परिवार, उसके अलावा फिर ऑफिस के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, माता पिता, रिश्तेदार और उनके रिश्तेदार वगैरह वगैरह आपका पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाते हैं, है कि नहीं। आपके मैनेजर, आपके बॉस, जो भी अपनी कंपनी में आप काम करोगे, उनका भी आप पे, आपके यूनिवर्स में एक इन्फ्लुएंस होता है। फिर जब और बड़ा हो जाता है इंसान, 35 साल करीब का हो जाता है, तो वह उसका जो पार्टनर है, यानी अर्थात अर्धांगिनी है, अगर मैं पुरुष हूं तो मैं अर्धांगिनी की बात करूंगा, ठीक है, बच्चे हो जाते हैं, तो ये सब यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे कौन कौन है, या कौन सा मैक्सिमम जो आपका इन्फ्लुएंस करने वाला ग्रुप है, उसको आप कह सकते हो यूनिवर्सल सेट या फिर पेरेंट सेट, ठीक है। एवरी सेट अंडर डिस्कशन इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो जो भी हम यहाँ पे सेट, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे हमने सवाल शुरू किया तो जो पहला स्टेटमेंट दिख गया कि मान लो आपको खाली लेटर्स की बात करनी है, तो सारे लेटर्स का जो सेट होगा वो आपका पेरेंट सेट या यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। उसके बाद सवाल की जानकारी के हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है मामला? हाँ जी सर। अब यहां देखो क्या कह रहे हैं, नोट दैट चॉइस ऑफ यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। यूनिवर्सल सेट may vary from one problem to another। तो यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक, इट varies from one problem to another, ठीक है। अगर एक सवाल लेटर्स का आया है, अल्फाबेट्स का आया है, तो यूनिवर्सल सेट ABCD लेकर पूरा होगा Z तक। अगर नंबर्स का आया है, मान लो बोल लेगा नेचुरल नंबर्स का सवाल है, तो 1 से लेकर आगे तक, तो उसमें नेगेटिव नंबर्स आपके यूनिवर्सल सेट में शामिल नहीं होंगे। नंबर्स के ही किसी दूसरे सवाल में यदि वो होल नंबर्स की बात कर रहा है, तो हमारा यूनिवर्सल सेट 0 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। यदि वो इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो हमारा यूनिवर्सल सेट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे, ठीक है। यदि वो फ्रैक्शन, डेसिमल की बात कर रहा है, तो हमारे जो यूनिवर्सल सेट था, हो सकता है उसमें हम रैशनल नंबर्स को ले आए। यदि वो इर्रेशनल की भी बात करेगा, तो हमारे यूनिवर्सल सेट में शायद रियल नंबर्स आ जाए। तो इस तरीके से पूरा मामला चलेगा। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आपका यूनिवर्सल सेट चेंज होता रहेगा। इसलिए हमें हर सवाल में
हर प्रॉब्लम में यूनिवर्सल सेट स्पेसिफाई करना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेट ए है जिसमें है बी सी जी एम यू, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा आपके इंग्लिश लेटर के अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश भाषा के, अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट या लेटर्स। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए अगर आपने बोल दिया कि भैया नेचुरल नंबर है तो आपका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? 1 से लेकर 20 तक या फिर नेचुरल नंबर्स तक। ठीक है, हालांकि सवाल में लेस देन 12 बोल रहा है, पर फिर भी हमने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करते हुए 1 से लेकर 20 तक बोल दिया या नेचुरल नंबर्स बोल दिया, डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से आपका यूनिवर्सल सेट डिफाइन होता है हमेशा। ठीक है, जैसे यहां पे देखो अगर आपके सेट में आपने प्लैनेट्स का नाम लिखा है, कोई 2 ही का ही लिखा है, लेकिन जो आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा उसमें आप बोलोगे कि भैया प्लैनेट्स ऑफ अ सोलर सिस्टम को हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये मामला? यस सर। अब यहां देखो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, वी ऑल नो सम स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ नंबर, जैसे कि आपने पढ़ा था पिछले सेशन में, हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट बनाए थे, जैसे नेचुरल नंबर का एक सेट है, होल नंबर का एक सेट है, इंटीजर्स का अलग है, पॉजिटिव इंटीजर्स का अलग, नेगेटिव इंटीजर्स का अलग, रैशनल नंबर्स में भी रैशनल नंबर्स का अलग, फिर उसके बाद पॉजिटिव रैशनल नंबर अलग थे और अपने नेगेटिव रैशनल नंबर अलग थे, इरैशनल्स का अलग था, उसके बाद रियल नंबर फैमिली पूरी एक थी। ठीक है, तो यहां पे देखो इट इज इजी टू से दैट, यहां पे देखो कि नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स के सारे 1 0 को छोड़ के बाकी सब नेचुरल नंबर्स फैमिली में आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। वेरी क्लियर। तो नेचुरल नंबर्स किसके सबसेट है? होल नंबर्स के। होल नंबर्स किसके सबसेट है? इंटीजर्स के। इंटीजर्स किसके सबसेट है? तो भैया आपने रैशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स किसके सबसेट है? तो भैया वो है रियल नंबर्स के। ठीक है, अब यहां देखो T इज अ सबसेट ऑफ R, यानी इरैशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, बट देन नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ T। क्यों भैया? क्योंकि ये रैशनल है। नेचुरल नंबर्स सारे क्या है? रैशनल नंबर्स हैं, और ये जो T है ये इरैशनल नंबर्स की फैमिली है। तो भैया रैशनल और इरैशनल साथ में नहीं जा सकते, उनकी तो परिभाषा ही अलग अलग है। ठीक है, अब यहां देखो पॉजिटिव आपके रैशनल नंबर फैमिली के सबसेट है, रैशनल नंबर्स रियल नंबर के सबसेट है, पॉजिटिव रियल नंबर्स आपके रियल नंबर्स के सबसेट हैं। ये बहुत ही क्लियर सा यहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब यहां पे ऐसा कैसे हो सकता है? ये इंटरवल्स की क्या बात चल रही है? तो देखो बेसिकली इंटरवल्स आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब मैं रियल नंबर्स में से मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ स्पेशल टाइप के सबसेट में यहां पे ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, मैं रियल नंबर्स में से कुछ स्पेशल टाइप के सबसेट यहां ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, लेट A एंड B बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एंड A इज लेस देन B। 2 रियल नंबर है हमारे पास अलग अलग, कौन कौन से? A और B, जिसमें A छोटा है B बड़ा है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स lying between A and B is said to be form an open interval। तो ये A और B के बीच में जो भी आपके नंबर्स होंगे उसके सेट को, ठीक है देखो यहां पे ध्यान से, उसके सेट को जिसमें आप सारे रियल नंबर्स को शामिल करोगे विच आर बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर्स के सेट को आप कहोगे या वो फॉर्म करेगा एक ओपन इंटरवल। इट इज डिनोटेड बाय A, B इन अ कर्व्ड ब्रैकेट। ठीक है, यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है प्रिसाइजली A, B इज इक्वल टू, ये देखो यहां पे परिभाषा दी है जहां पे x इज अ एलिमेंट ऑफ A, B such that x belongs to R, that is x is a real number and x is more than A but less than B। तभी तो वो A और B के बीच में अपना पूरा मामला खत्म करेगा, तभी तो वो क्या होगा, तभी तो वो एक रियल नंबर होगा जो कि A और B के
बीच में होगा। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। The number A is called left end point of the interval and number B is called right end point। ठीक है, A को आप कहेंगे क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो लेफ्ट हैंड पॉइंट, B को आप कहेंगे राइट एंड पॉइंट क्योंकि वो भैया राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट the open interval A and B does not contain the left and right end points A and B। यानी ओपन इंटरवल जब आपने बोला मतलब आपने उसमें A और B को does not contain यानी शामिल नहीं किया है। ठीक है, शामिल ऐसे लिखते ना, कैसे लिखते हैं? हाँ जी सर, शामिल नहीं किया है आपने, किसको? A और B को। इज दिस क्लियर? यस सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जब ओपन इंटरवल की बात की है तो ए और बी को शामिल नहीं किया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा और एक्सप्लेनेशन हमें मिल रहा है, ज्योमेट्रिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे फिर हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो क्या लिखा है, ज्योमेट्रिकली यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर आप ए से लेकर बी तक के इंटरवल की बात कर रहे हैं तो अगर आप इसको नोटिस करें तो बहुत छोटी सी चीज है कि ए के ऊपर खाली गोला बना हुआ है और बी के ऊपर भी खाली गोला बना हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी को आपने शामिल नहीं किया है, लेकिन ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज इस पर्टिकुलर कंसिडरेशन में इंटरवल में यहाँ पे ली गई हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ उन्होंने ब्रैकेट लगा के दिखाया है कि ए और बी को छोड़ के, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 5 और 6 लिख दिया तो 5 नहीं होगा और 6 नहीं होगा, लेकिन अगर 5.00000001 भी होगा तो वो इसमें शामिल है, लेकिन 5 शामिल नहीं है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है देन लेट द पॉइंट्स A and B on the real axis represent the real numbers A and B respectively, then the open interval A comma B is the set of all points to the right of point A। A के राइट में तो ये रहा A, इसका राइट इस तरफ सारे पॉइंट्स और B का लेफ्ट यानी इस तरफ के सारे पॉइंट्स कंसिडर करोगे। इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द रियल एक्सिस एज फॉलोज। ये तो आपने एक ऐसी एक्सिस बनाई जहां पे कुछ भी नंबर्स नहीं थे। ठीक है, पर आप इसको जब रियल एक्सिस पे करेंगे तो कैसा मामला होगा वो आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। The set of all real numbers lying between A and B are including the numbers A and B is said to be form a closed interval। जब आप A और B को भी शामिल कर लेते हैं, A और B को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो आप उसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, डिनोटेड बाय, यहाँ पे अब देखो वहां पे ऐसे कर्व वाला ब्रैकेट था, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट सॉर्ट ऑफ है। ठीक है, प्रिसाइसली यहाँ पे अगर आप लिखोगे इन द सेट बिल्डर फॉर्म तो कुछ यू लिखोगे कि जो ए और बी का सेट है उसमें एक्स आपके एलिमेंट्स होंगे और इस एक्स की परिभाषा क्या है कि वो रियल नंबर फैमिली को बिलोंग करेंगे, ए के बराबर या उससे बड़े हो सकते हैं और बी के बराबर या उससे छोटे हो सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इज रिप्रेजेंटेड ऑन द रियल एक्सिस एज फॉलोज। डिफरेंस क्या है पिछले वाले और इसमें? इसमें जो ए और बी के ऊपर आपने गोला बनाया है, सर्कल सॉर्ट ऑफ बनाया है, वो फिल्ड है। ठीक है, पिछले वाले में जब आप कंपेयर करोगे तो वो बीच में खाली था। अगर मैं ब्रैकेट यूज करके बनाऊं तो ब्रैकेट ऐसा स्क्वायर वाला बन रहा है विच रिप्रेजेंट्स कि ये दोनों इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो केवल एक ब्रैकेट का फर्क है, बाकी आपका जो मीनिंग है वो पूरा चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे बढ़िया से इंक्लूडेड है। ठीक है, क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए इस केस में क्या हो रहा है सर, इस केस में ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आपको एक को शामिल करना है दूसरे को नहीं करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इंक्लूडिंग द नंबर बी इज सेड टू बी ओपन क्लोज्ड, मतलब आपने ए को इंक्लूड नहीं किया है लेकिन बी को इंक्लूड किया है। डेफिनेशन कैसी होगी? डेफिनेशन होगी भैया एक तरफ ओपन वाला ब्रैकेट, एक तरफ क्लोज वाला ब्रैकेट, और हमारे जो यहाँ पे ग्रेटर देन वाले एरोज हैं उसमें एक तरफ लगेगा ए इज मोर देन एक्स इज मोर देन ए एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी।
रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एक तरफ आएगा खाली गोला, दूसरी तरफ आएगा भरा हुआ गोला, जिसमें भरा हुआ गोला मतलब आपने शामिल किया है, खाली गोला मतलब आपने शामिल नहीं किया है। अगर मैं ब्रैकेट देखूं तो यहां पे कर्व वाला ब्रैकेट, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा। इज दिस क्लियर? जी सर। तो ये एक यूनिक केस होगा जिसमें एक तरफ की वैल्यू जो है लास्ट वाली वो शामिल नहीं है, दूसरे तरफ वाली लास्ट ब्रैकेट शामिल है, लास्ट वैल्यू शामिल है। इसको आप कहेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल, कि इस तरफ वाला ओपन है, उस तरफ वाला क्लोज है। लिखते समय आपने ये दर्शा दिया। उल्टा भी हो सकता है इसका, दैट इज क्लोज्ड ओपन इंटरवल, मतलब आपने ए को शामिल कर लिया है लेकिन अब की बार बी बार है आपके, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में ए जो एक्स के अगर मैं रिलेवेंस में बोलूं तो वो ए जो है ए एक्स से, एक्स जो है वो ए से बड़ा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन बी से उसको छोटा होना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ए के ऊपर भरा हुआ गोला क्योंकि वो शामिल है, बी के ऊपर खाली गोला क्योंकि उसको आपने अकेले छोड़ा है, ये आप शामिल नहीं है। ब्रैकेट्स में ए के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट, बी के ऊपर कर्व्ड ब्रैकेट। क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखो, द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। जब आप ऐसे लिख रहे हो ना b माइनस ए, ठीक है, तो आपको एक नंबर मिलेगा विच इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहां पे कर लिया कि भैया 5 से लेकर 150 तक, तो लेंथ कितनी होगी, इन दोनों को माइनस करके मिलेगी, दैट इज 145। इसको आप लेंथ कहोगे उस पर्टिकुलर इंटरवल की, ठीक है। अब चाहे इंटरवल कैसा भी हो, इन सब को आप फाइनाइट इंटरवल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता है कि वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। तो क्योंकि आपको लिमिट पता है कि वैल्यू किन दो वैल्यूज के बीच में हो सकती है, आप इसे फाइनाइट इंटरवल बोलते हैं। यदि आपको एक भी वैल्यू नहीं पता दोनों में से, तो आप उसे कहेंगे इनफाइनाइट इंटरवल, जिसमें आपने केवल ये डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज द एक इंफॉर्मेशन, दैट इज यहां पे जैसे आपने बोल दिया x इज मोर देन ए, ए जो x जो होगा, जो हमारी वैल्यू होगी वो a से बड़ी होगी, बस। अब कितनी बड़ी होगी, फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया कि भैया x शुड बी मोर देन 7। अब 7 से बड़ा 8 हो, 800 हो, 8000 हो, 8 लाख हो, 8 करोड़ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप किस लिमिट तक जा सकते हैं वो आपको नहीं पता, तो इसलिए आप उसको कहते हो इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स x सच दैट x इज मोर देन a, इसको आप कहते हो इनफाइनाइट इंटरवल, जहां पे आपने डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। अब इसका लिखने का तरीका कैसा होता है, देखो लिखने का तरीका होता है कि a, ठीक है, वैसे हम क्या लिखते हैं, वैसे हम b लिखते हैं जो कि हमारी नेक्स्ट वैल्यू बताता है, पर अब हम लिख रहे हैं x, क्योंकि जहां पे x रुकना चाहे वहां पे x खत्म हो जाएगा। ऐसा हमारा यहां पे मीनिंग है कि x a से बड़ा है, बस उसके बाद जहां वो रुकना चाहे वहीं पे वो खत्म होगा, वरना उसको कोई खत्म नहीं, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म देखो कैसा है कि a से लेकर इंफिनिटी तक, क्योंकि आपने डिफाइन नहीं किया है कहां तक जाना है, जिसमें x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर तो है लेकिन बस a से बड़ा है। अब जितना भी बड़ा हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनता है इसका, अब क्योंकि a शामिल नहीं है तो आपने गोला बना दिया खाली वाला, और अब कहां तक जाना है ये डिसाइडेड नहीं है, तो b होगा ही नहीं, आपको a ही a से काम चलाना पड़ेगा, तो यहां पे सिर्फ आपको a दिखेगा। ये मामला क्लियर है? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। लगता है फिर से पेन की इंक समाप्त हो गई है, चलिए हम इंक भर के आते हैं। तो भैया पेन में इंक भर गई, और बात वही अपन कर रहे थे कि इस केस में क्योंकि आपने एक ही तरफ का मामला बताया कि शुरू कहां से करना है, भाई शुरू तुम ए से कर लो, उसके बाद जितना आगे जाना है बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन जहां पे आप स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे लेकिन एंडिंग पॉइंट उसका बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, जैसे किसी एपी में होता है या फिर कभी किसी जीपी में होता है, किसी सीक्वेंस में होता है। तो इसलिए आपने सिर्फ एक वाला बताया कि यहां से आगे बढ़ना है, इसके बाद आपको कोई लिमिट ही नहीं है। अब नेक्स्ट जो इसमें केस बनेगा अपना
वो देखो बनेगा जब आप इस ए को भी शामिल कर लोगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में कर्ली ब्रैकेट की जगह कौन आ जाएगा सर, कर्ली ब्रैकेट किया जाएगा की जगह आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, विच मींस आपने ए को भी इन्वॉल्व किया है और अब आप वहीं से आगे बढ़ना चाह रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है पिछले वाले और इसमें कि उसमें आपने ए को शामिल नहीं किया था, इसमें आपने ए जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है उसको भी इंक्लूड किया है, इसलिए उसका गोला भरा हुआ है। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है जहां तक ये जाए। ब्रैकेट भी सर्कल की जगह, कर्व्ड की जगह कौन सा हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, ठीक है, जिसमें x जो है वो या तो a से बड़ा होगा या a के बराबर भी हो सकता है। साइन के नीचे डंडी लग गई है जो कि बराबर होने का एक संदेश यहां पे देता है, ठीक है। अब ये तो हो गया शुरू कहां से करना है। कई बार मामला होता है कि भैया इससे नीचे होना चाहिए, मतलब खत्म यहां पे होगा, इससे कम जितना आप जा सकते हो उतना आपको चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे, व्हाट डज दैट मीन कि सर हद से हद इतना गया है, इसके आगे तो गया ही नहीं है। तो यहां पे आपने जब डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज द मैक्सिमम दैट यू कैन गो, तो फिर आपको उसके नीचे की सारी वैल्यूज कंसिडर करनी पड़ती है। जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है कि a से लेकर माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे, जिसमें हमने ये डिफाइन कर दिया कि x रियल नंबर होगा लेकिन x a से छोटा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई प्ले स्कूल खोल दूं, ठीक है, और मैं बोल दूं कि भैया मेरे स्कूल में जो बच्चे आएंगे, जो चिल्ड्रन आएंगे वो 7 साल से नीचे के होने चाहिए, शुड बी लेस देन 7, ठीक है ना। तो अब उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है बच्चा 6 साल का होगा तब भी प्ले स्कूल में पढ़ सकता है, 5.5 का होगा, 5 का होगा, 4 का होगा, 3 का होगा, 2 साल का होगा तब भी पढ़ सकता है, ठीक है। या पैदा भयो और लादा स्कूल में तो वो भी चलेगा भैया, लेकिन 7 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपने बेसिकली अपर लिमिट डिफाइन कर दी, अगर मैं गणित की भाषा में कहूं तो। उसमें आपने लोअर लिमिट डिफाइन की थी, इसमें आपने अपर लिमिट डिफाइन कर दी, ठीक है। हालांकि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो स्वयं शामिल नहीं है, इसलिए उसका गोला खाली है। आपने यहां पे देखा ब्रैकेट भी हमने कौन सा यूज किया है, कर्व्ड वाला यूज किया है, बहुत ही क्लियर है। रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, केवल एक वैल्यू बताएंगे एंडिंग वाली, उसके बाद स्टार्ट तो वो माइनस इंफिनिटी से हो रहा है, मतलब कहीं भी जा सकता है, मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। क्लियर है ये मामला, जी सर। अब अगर आपने यहाँ पे इसमें भी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको शामिल करने का मन बनाए कि मैंने बोल दिया चलो बच्चा 7 साल का होगा तब भी चलेगा, तो उस केस में 7 साल का होना या उससे कम का होना आवश्यक है। एग्जैक्ट 7 इयर्स का है तो भी शामिल हो जाएगा, लेकिन 7 साल से बड़ा हो गया तो नहीं शामिल होगा, ठीक है। ब्रैकेट कैसा हो गया, ब्रैकेट भी स्क्वायर हो गया क्योंकि आपने इस वैल्यू को भी शामिल कर लिया है और जो गोला है वो भर चुका है, ठीक है, मतलब आप इसको भी कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए सर्कल इज फिल्ड। एम्प्टी सर्कल मतलब नॉट कंसिडर्ड, क्लियर है ये, हाँ जी सर। चलिए अब यहां देखिए, अगर आपने नहीं डिफाइन किया है कि शुरू कहां होगा खत्म कहां होगा, आपको नहीं पता है, मान लो कोई एक ऐसा केस बन रहा है जहां पे आपको नहीं पता है कि मामला शुरू कहां से होगा और खत्म कहां से होगा, तो फिर आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। इस केस में केवल आप कितना बताएंगे कि भैया रियल नंबर होगा बस, ठीक है। मान लो मैंने स्कूल में स्कूल खोला, मैंने बोल दिया सिर्फ इंसान का बच्चा होना चाहिए बस, बाकी और कोई कंडीशन नहीं है हमारे स्कूल में। आप चाहे 55 साल के होगे हम तब भी पढ़ा देंगे, 15 साल के होगे तब भी पढ़ा देंगे, 5 साल के होगे तब भी पढ़ा देंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या अगर मैं अस्पताल की बात करूं, हॉस्पिटल में क्या कंडीशन होती है कि बस जो इंसानों का अस्पताल है उसमें केवल इंसान का बच्चा होना चाहिए, और कोई कंडीशन तो होती नहीं है। अगर वो छोटा बच्चा होगा उसे तब भी उसका इलाज होगा, कोई बड़ा बुजुर्ग होगा उसका भी इलाज होगा, कोई नौजवान होगा आपके हमारे जैसा जो कि गिर गया कहीं चोट लग गई तो उसका भी इलाज हो जाएगा, है कि नहीं। तो ठीक वैसा यहाँ पे मामला है। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है वो आप देख लो, केवल आप यहाँ पे 0 वाला पॉइंट बताते हो क्योंकि रियल नंबर्स में वही सबसे विचित्र है, उसके एक साइड सारे पॉजिटिव वाले, एक साइड सारे नेगेटिव वाले, सबको आपको शामिल करना है, क्योंकि ये जो जनाब है 0 ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसीलिए इनको हम थोड़ा भाव दे देते कि भैया चलो तुम्हारा और कोई संगे साथी नहीं है तो तुम हमारे यहाँ पे
मध्यस्थ का काम करो, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं ये नहीं बनाऊंगा तो भैया एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो आप बता नहीं पाएंगे ना। अगर मैं सिर्फ ऐसे ही बना दूं तो भैया ये तो सीधी लकीर हो गई, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कुछ नहीं पता सर। तो जब तक आप यहाँ पे ऐसे ओ लिख के 0 नहीं बनाएंगे तब तक व्यक्ति को समझ नहीं आएगा कि आप नंबर्स की बात कर रहे हो। क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है जो भी आपको पता होनी चाहिए कि इस साइन को हम रीड करते हैं एज इंफिनिटी, ठीक है, ये आपको पहले से पता है। इज नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर नहीं है भैया, इज नॉट अ नंबर, इट इज नेवर अ नंबर एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सच। मतलब आप ये नहीं बोल दो कि मुझे इंफिनिटी चॉकलेट चाहिए ना, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है, ये तो एक साइन है जो कि बताता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी हद तक जा सकते हो, ठीक है। इट इज अ सिंबल representing largeness without any bound, that is greater than any positive real number however large। बड़ा नंबर होगा पर कौन सा होगा, कितना होगा, ये नहीं आप बता सकते, तो इसलिए आपने ये साइन बना दिया कि इस कहीं किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक मनुष्य कितना पैसा कमा सकता है, कोई लिमिट है क्या भाई? आप सोचोगे क्या जितना हमारे पिताजी कमा रहे हैं उतना शायद पैसा एक जीवन व्यापन के लिए काफी होगा। फिर आप अपने किसी रिश्तेदार को देखते हो, वो तो आपके पिताजी से डबल कमा रहा है। फिर आप देखते हो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो तो बहुत ज्यादा कमा रहा है। आपके शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन होंगे, उनके पास कितना पैसा है। फिर आप देखोगे भैया आपके राज्य का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो है उसके पास कितना पैसा है, क्या वो पैसा पर्याप्त है? पर आप देखोगे कि नहीं, जो देश का सबसे अमीर आदमी है उसके पास तो और ज्यादा पैसा है, और जो विश्व वाला है उसकी तो बात ही अलग हो गई। तो कुल मिला के किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है। और ऐसा नहीं जिसके पास विश्व में सबसे ज्यादा पैसा है उसने पैसा कमाना छोड़ दिया, नहीं, वो आज भी इस समय बैठ के विचार कर रहा है कि कैसे अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए, ठीक है, जिसमें उसकी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। इतना पैसा होने के बावजूद वो कह रहा है कि मैं और कमाना चाह रहा हूं। तो कोई लिमिट नहीं है ना कुछ चीजों में, तो ठीक वैसे ही नंबर्स में भी कोई लिमिट नहीं है, पर आपने एक साइन बना दिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी बहुत बड़ी वैल्यू को। सिमिलरली माइनस इंफिनिटी, जो सबसे छोटी वैल्यू जो कि नेगेटिव साइड में जा सकती है, ठीक है, स्मॉलर देन एनी नेगेटिव रियल नंबर हाउएवर स्मॉल, बहुत ही छोटी नेगेटिव वैल्यू जिसका आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पे आपका मामला समाप्त हो गया। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 7 या 8 हैं, इनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और फिर अपने डाउट्स को खत्म करेंगे। चलिए, फाइंड ऑल पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी। अब यहाँ पे आपको देखो सेट दिए हैं, ए ये रहा, ठीक है, सेट ए, सेट बी उसके बाजू में है, सेट सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, और अब आपको बताना इसमें से इक्वल सेट कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें से कुछ जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, पहले हम इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं। पहला वाला तो ऑलरेडी है रोस्टर फॉर्म में, तो उसको आपने लिख दिया कि भैया ए ये आ जाएगा 0, तो ये रोस्टर फॉर्म में है ही। बी की अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की, तो x 5 से बड़ा होगा, 15 से छोटा होगा, तो आप लिखना शुरू करेंगे तो बेसिकली 6 7 8 9 10, उसके बाद फिर 10 के बाद फिर 11 12, फिर उसके बाद यहां पे आ जाएगा 13, दैट इज 13 14, 15 को शामिल नहीं करना है इसलिए हमने यहां पे 15 को छोड़ दिया। चलिए अब इसमें सेट सी देखिए, सेट सी क्या बोलेगा सर, उसकी जो कंडीशन है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि x - 5 = 0, ऐसी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू यहाँ पे होगी, और ऐसा एक ही नंबर है वो है 5। जब आप 5 को 5 से माइनस करते हैं तभी 0 आता है, इसीलिए वही हमारा एक आंसर होगा, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ही x की वैल्यू है जो हमने वहां पे लिखी है। अब ये कह रहे हैं x² = 25, इसमें आपके पास 2 आंसर आएंगे, क्योंकि 25 जो है वो -5 का स्क्वायर करने पे भी मिल सकता है और 5 का स्क्वायर करने पे भी मिल सकता है। तीसरा वाला मामला यहां पे कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन,
तो पहले आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, उसमें से पॉजिटिव वाला जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए दो नंबर्स को गुणा करने पे नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है, तो आंसर होगा आपका 5 और 3, है ना जी सर, बिल्कुल। तो यहां देखोगे तो आपने x कॉमन लिया, अंदर आएगा x माइनस 5, यहां देखोगे आपने +3 कॉमन लिया, अंदर आएगा x माइनस 5। ठीक है, आपने x माइनस 5 कॉमन लिया और यहां पे आया x प्लस 3 अंदर दूसरे ब्रैकेट के, तो आपके x की वैल्यू या तो 5 हो सकती है या फिर -3 हो सकती है, पर ये दोनों हमारे सेट के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा सेट बोल रहा है कि इन दोनों में से जो पॉजिटिव इंटीग्रल रूट है, तो इंटीग्रल तो दोनों है लेकिन पॉजिटिव कौन सा है, तो 5 है, तो जो सेट ई बनेगा उसके अंदर एलिमेंट आएगा 5। अब आपसे इक्वल सेट पूछा है, इक्वल सेट दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, कौन सी, कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए और अंदर मिलने वाली वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। इस केस में यदि आप देखोगे तो C और E जो है इनको हम कहेंगे इक्वल सेट्स। कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो जाएगा ये तो, क्योंकि दोनों की संख्या भी एक है और साथ ही साथ आप देखोगे अगर तो दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम ही हैं, तो इसलिए यहां पे आंसर में C और E को हम लिखेंगे एज इक्वल सेट्स। इज दिस क्लियर जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एग्जांपल 2 आ गए यहाँ पे हमारे सामने, और हमें करना क्या है, बेसिकली हमें बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 5 4 5 दिए गए हैं, इनकी जो सेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, वो क्या यहाँ पे आपका सबसेट बना रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, चलिए एक तो अपना 5 सेट एक है, उसके बाद A जिसमें है 1 2 3, B में है 1 4 5, C में है 1 2 3 4 5 और D में अगर आप देखोगे तो उसको लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको हम अपने रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये कह रहा है कि x इज लेस देन 4 और नेचुरल नंबर है, तो 1 से शुरू होगा 2 तक जाएगा और फिर 3 पे खत्म होगा, क्योंकि लेस देन 4 बोला है। चलिए अब यहां देखिए, फाई या एम्प्टी सेट इज डैश ऑफ बी। अब ये आपको पता है हर एम्प्टी सेट क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। हमने ये नियम पढ़ा है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहां पे एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट के तहत हमारा आंसर होगा कि यहां पे एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब ए और बी के बीच में पूछ रहा है, तो ए में है 1 2 3, बी में है 1 4 5, एक एलिमेंट अलग है, बाकी एक एलिमेंट सेम है, बाकी सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, तो ना सबसेट होने की बात हो सकती है ना इक्वल होने की बात हो सकती है इनके बीच, तो ये सबसेट नहीं है, ऐसा हम यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे। यदि मैं बी और सी को कंपेयर करूं, तो बी में है 1 4 5, सी में 1 4 5 है प्लस साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो मतलब बी जो है वो पूरा का पूरा सी के अंदर शामिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, और अगर मैं ए और सी की बात करूं यहां पे, तो भैया ए के अंदर है 1 2 3, सी के अंदर भी है 1 2 3, तो ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, और अगर मैं ए और डी की बात करूं तो वो एग्जैक्टली सेम है, जो एलिमेंट्स ए के पास है वही एलिमेंट्स डी के पास हैं, तो उनको हम इक्वल सेट्स की कैटेगरी में रखेंगे। इज दिस क्लियर? हमने क्या बोला? हाँ जी सर, पहले वाले के लिए बोला हमने कि भैया आप सबसेट नहीं है, दूसरे नहीं, पहले वाले के लिए बोला कि आप सबसेट हैं, दूसरे वाले के लिए सबसेट नहीं है, फिर तीसरे वाले के लिए सबसेट है, चौथे के लिए भी सबसेट है, पांचवें वाले में सबसेट क्या, वो तो इक्वल ही हो गए। चलिए कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। यहाँ पे हमने एलिमेंट्स को कंपेयर करके इजीली सारे सवालों का जवाब दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है ए जो है उसमें 1 2 3 4 का एक सेट और 5 है, पुट द फॉलोइंग। सबसे पहले 3 4 का जो सेट बन रहा है जो एक ब्रैकेट के साथ है, क्या वो सबसेट होगा या नहीं होगा, वो हमको बताना है। तो सर बेसिकली
यहाँ पे 3 4 स्वयं एक ब्रैकेट में पूरा एक इंडिविजुअल एलिमेंट के रूप में आ रहे हैं, तो यहाँ पे सबसेट नहीं, यहाँ पे एलिमेंट वाला साइन लगेगा, क्योंकि 3 और 4 ए का पार्ट है पूरा एक यूनिट के रूप में, वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि आपने ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा दिया। ये डिफरेंस समझना, ठीक है। यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो यहां पे एक बात समझो कि ये 3 और 4 कंबाइंड एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल एलिमेंट है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। अगर आप इनको अलग अलग रखते, ये वाले ब्रैकेट्स नहीं होते अगर यहाँ पे कौन से 3 और 4 के आजू बाजू वाले, तब वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते और तब वो यहाँ पे एक सबसेट बनाते। अब जैसे 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 वुड बी अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये डिफरेंस समझना, हर इस ब्रैकेट का मतलब है आप एक सेट डिफाइन कर रहे हो, यहां पे ब्रैकेट्स आपका एक एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एलिमेंट और सबसेट में फर्क बहुत माइन्यूट है, केवल ब्रैकेट के लगाने का फर्क है। तो सर मुझे अगर 3 4 वाला एक सबसेट बनाना है तो वो आगे आएगा, आप देखना। अब ये कह रहा है अकेले 3 के बारे में, तो भैया अकेले 3 जो होगा वो ना ही बिलोंग करेगा, ठीक है, और ना ही सबसेट होगा, क्योंकि 3 अकेला आ ही नहीं सकता, तो ना बिलोंग करेगा और ना ही सबसेट होगा, दोनों केस यहां पे लगेंगे, क्योंकि 3 और 7, 3 और 4, 3 और 4 हमेशा साथ ही चल रहे हैं सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे आप देखोगे, अब इन्होंने 3 और 4 के एलिमेंट को एक कर्व्ड कर्ली ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया है, विच शोज दैट उन्होंने अब उसको एक सेट का रूप दे दिया है। तो अब ये 3 और 4 जो होंगे ये एक सबसेट के रूप में हमें दिखेंगे। इज दिस क्लियर? आपको पहले वाले में और चौथे वाले में फर्क समझ में आया? जी सर। यहां पे आपने उसका केवल एक एलिमेंट लिया था, यहां पे आपने उस एलिमेंट को सेट के अंदर डाला है, इसलिए ये सबसेट है और ये बिलोंग्स टू वाला साइन यूज कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो 1 और 3, अब 1 तो सबसेट है, मतलब 1 तो बिलोंग करता है 3 को, ए को, लेकिन 3 अकेले बिलोंग नहीं करता, 3 और 4 साथ में आएंगे, तो ये आपका सबसेट नहीं बनाएगा। बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है, पर आपको एक ध्यान रखना है हमेशा कि 3 और 4 हमेशा साथ में चलेंगे, इसमें से किसी एक की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है हमारे सेट के डिजाइन के हिसाब से। 1 और 5 को आप देखोगे तो उनकी इंडिविजुअल वैल्यू है, तो वो तो सबसेट फॉर्म करेंगे, ठीक है। 5 तो भैया खाली वाला सेट हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो यहां पे आप सबसेट का साइन लगा के सवाल को खत्म करोगे। इज दिस क्लियर? जी सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ एलिमेंट और सबसेट के बीच का, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए 4th एग्जांपल कह रहा है, यहां पे ए और बी है और आपको बताना है कि इक्वल है कि नहीं है। चलिए ए का आपको दिया है रोस्टर फॉर्म, बी का दिया है सेट बिल्डर फॉर्म, तो पहले हमें बी का रोस्टर फॉर्म एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जिसमें वो कह रहा है कि दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो x होगा। तो चलिए सॉल्यूशन निकालिए इसके, तो x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है -x और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है -6, तो आई थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए आपका यहाँ पे ब्रेकेज, राइट? जी सर। आपने x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी आएगा x माइनस 3, अब यहाँ पे आएगा x माइनस 3 और साथ में आएगा x प्लस 2। अब इसमें आप निकालेंगे अगर x की वैल्यू, क्योंकि आपको फैक्टर्स नहीं, आपको x की वैल्यू बोला है, तो 3 और -2 आएगी x की वैल्यू। तो मतलब इस सेट में b जो होगा हमारा, उसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? उसका रोस्टर फॉर्म होगा -2 और 3। अब क्योंकि इन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और जो एलिमेंट्स की संख्या है वो भी सेम है, तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर a वुड बी इक्वल टू b। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। अब दूसरा वाला देख लो, दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो दोनों को ही हम किस में चेंज करेंगे? रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। लेटर्स ऑफ फॉलो, तो f, O,
कॉमा L, फिर उसके बाद एक और L रिपीट हो रहा है, एक और O रिपीट हो रहा है, केवल एक W आ रहा है, तो FOLW। B में आपके पास दूसरा वर्ड है, उसके भी लेटर्स आपको लिखने हैं, लेकिन कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वहां पे स्पेलिंग में कुछ रिपीट हो भी नहीं रहा है, सारे अलग अलग हैं। तो WOLF, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? क्या एलिमेंट्स की संख्या बराबर है? हाँ सर। क्या एलिमेंट्स बराबर हैं? सर W इसके पास भी है, इसके पास भी है, O ऊपर भी है, O नीचे भी है। उसके बाद सर F वहां भी है, वहां भी है, L वहां भी है और वहां नीचे भी है, A और B दोनों में है। तो यहां पे भी हम बोलेंगे कि भैया A और B आपस में इक्वल हैं। हालांकि A और B के बीच में अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो वो ऊपर नीचे है, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, क्योंकि एलिमेंट्स का सीक्वेंस नहीं मैटर करता, एलिमेंट्स क्या हैं उससे मैटर करता है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, हमें इसी को कंटिन्यू करना है कि ये बताना है कि यहाँ पे सेट्स इक्वल है या नहीं है। वही हम जो कर रहे थे, ये पहले दो थे, अब हम तीसरे चौथे पे आ गए हैं। अब इसमें लेटर है असेट, तो भैया ए जो होगा अपना, उसके आपके क्या होंगे एलिमेंट्स? A, S, E एंड T। ठीक है, जो दूसरा वाला है उसमें EAST है। ठीक है, तो इस केस में जो B होगा अपना, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? तो E, A, S और T। चलिए, यहां पे भी वही मामला होगा, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और जो एलिमेंट्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम हैं, खाली सीक्वेंस का फर्क है, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ वाला देखो, जो A है वो तो है आपके रोस्टर फॉर्म में, B यहां पे जो दिया गया है वो है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो उसको अगर मैं सॉल्व करूंगा यहां पे, तो उसमें क्या होगा सर? 1 वहां जाएगा तो एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल टू -1, राइट? ऐसा ही होगा। तो एक रियल नंबर है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो भैया उस केस में ये जो अपनी इक्वेशन आ रही है, इसमें x हो जाएगा √(-1). अब आपने कभी √(-1) पढ़ा ही नहीं है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है रियल नंबर्स में। तो बेसिकली जो आपका b है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब x की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आपका जो b बनेगा ना यहाँ पे, वो होगा कुछ इस प्रकार phi। ठीक है, एम्प्टी सेट। तो यहां पे आप क्या बोलोगे कि A और B आपस में इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। इज दिस क्लियर? जी सर, क्योंकि B में एक भी एलिमेंट नहीं है और A में 2 एलिमेंट हैं, जो कि 1 और -1 है, जो कि यहाँ पे B में मिसिंग है। तो ना नंबर बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर नहीं है, और एलिमेंट जो अंदर थे वो भी बराबर नहीं है, तो फिर मामला नहीं बन पाएगा, है कि नहीं? चलो, इसका लास्ट पार्ट है। A कह रहा है 149, B कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब उसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे कि x इज n², मतलब आपको संख्याओं का स्क्वायर करना है, संख्या शुड बी लेस देन 5 और नेचुरल नंबर। तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहां पे जो आपका जवाब है वो आ रहा है B के लिए 1, 4, 9 और 16। A के लिए केवल 149 है, तो B में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो मतलब इक्वल होने का चांस नहीं है। तो A इज नॉट इक्वल टू B। क्लियर था? इजी था। स्क्वायर क्यों किया मैंने B के लिए? क्योंकि B की कंडीशन थी x जो है वो n² के बराबर होगा। ठीक है, यानी जो आपके B के एलिमेंट्स होंगे x, वो किसी का स्क्वायर होंगे। किसका स्क्वायर होंगे? तो वो होंगे नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 5। इन सारी कंडीशन के हिसाब से हमने अपना सेट का वैल्यूज या एलिमेंट्स बनाए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। एग्जांपल 5 आपसे बोल रहा है कि एक सेट है आपका जिसमें 1 2 3 4 5, ये आपने लिख दिया। बेसिकली ये किसका साइन है? ये है यूनिवर्सल सेट या फिर पेरेंट सेट, जो भी आप कहें। ठीक है, सेट A जो है इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। आपको ऐसे नंबर्स बताने हैं, ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। एंड लिखा है दोनों से, तो भैया पहला होगा 6, फिर आएगा 12, फिर आएगा 18, फिर आएगा 24, उसके बाद आएगा 30, उसके बाद आएगा 36, उसके बाद आएगा 42 एंड लास्ट होगा 48।
क्योंकि आपका जो पेरेंट सेट है वो आपको 50 तक रोक रहा है, जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो कहां पे रोक रहा है, 50 पे। ठीक है, बी जो है वो होगा n स्क्वायर। तो उस केस में आप बोलोगे भैया स्क्वायर करना है आपको x का, तो शुरू कहां से होगा भैया, पेरेंट सेट देखोगे 1 से शुरू होगा, तो 1 4 9 16 25, उसके बाद फिर 36 एंड लास्ट में 49। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया यहां पे आपका सेट बी। अब सेट सी बोल रहा है कि 42 का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 42 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो सर 1 फिर 2 फिर 3। क्या 42 4 से डिविजिबल है? नहीं सर, 5 से नहीं है, 6 से है, उसके बाद फिर 7 से है, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से डिविजिबल नहीं है, 12 से डिविजिबल नहीं है, 13 से नहीं है, 14 से डिविजिबल है शायद, 14 3 सा होता है ना जी सर। फिर एक और नंबर से होगा, वो होगा 21 और उसके बाद हो जाएगा 42। ये सारे आपके सी के अंदर आएंगे जो कि फैक्टर होंगे किसके, जो कि फैक्टर होंगे आपके सी के। 1 2 3 6 7 14 21 42। चलिए आपके तीनों का रोस्टर फॉर्म आपने लिख दिया, पहला काम तो हो गया। दूसरा, इनकी संख्या बतानी, तो देखो एन ए मतलब ए में कितने एलिमेंट्स है, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो आपका कार्डिनल नंबर आएगा वो आएगा 8। चलिए बी के लिए अगर आप देखोगे काउंट करो तो सर यहाँ पे आएगा 7, बी के लिए आपका जवाब आएगा 7। सी के लिए काउंट करोगे तो 3 3 6 2 8। तो आपके पहले वाला का जो ए सेट है उसका कार्डिनल नंबर आया कितना सर, 8 आया, दूसरे वाले का 7 आया, लास्ट वाले का भी 8 आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहे हैं स्टेट वेदर ए डबल एरो बी। अब आप में से कितने लोगों को डबल एरो याद ही नहीं है क्या याद? हाँ सर, डबल एरो साइन यूज होता है इक्विवेलेंट के लिए, यानी दोनों की कार्डिनल नंबर बराबर हो। इक्विवेलेंट इज लाइक इजी वर्जन ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट में तो संख्या भी बराबर, एलिमेंट्स भी बराबर। इसमें क्या बोल रहे हैं, नहीं, केवल संख्या बराबर है कि नहीं वो बता दो। तो आप कहोगे नो, ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी, ऐसे लिख देना। ठीक है, इसमें आप लिखोगे ए क्या सी के इक्विवेलेंट है? यस, क्योंकि दोनों के जो कार्डिनल नंबर है वो बराबर है 8 8। तो इसमें आप कहोगे नो, इसमें आप कहोगे यस। क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? और कोई संख्या हो तो हाँ, यहां पे अब आप कहेंगे कि ये जो हमने कहा ये केवल कार्डिनल नंबर के लिए बोल रहा है भैया, कल को आप इसको इक्वल सेट्स में मत यूज कर लेना। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क है। इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल में तो सेट्स भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है मामला। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं भैया। अगर सेट ए है 5, ठीक है, तो आपको करना है फाइंड पी पी ए। ठीक है, अब पी पी ए का यहां पे क्या मतलब है सर, पी यूज होता है पावर के लिए। ठीक है, तो यहां पे आप बेसिकली क्या देखोगे कि पी ए यानी पावर क्या होगा, तो पावर सेट में सर हमारे गिवन वाले सेट के सारे एलिमेंट्स को, यानी सारे सबसेट्स को, माफ कीजिएगा, ना सिर्फ एलिमेंट्स को बल्कि सबसेट्स को भी शामिल किया जाता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पावर सेट में क्या शामिल होगा, पावर सेट में एक 5 ही शामिल होगा, है ना, यानी एम्प्टी सेट ही बेसिकली आपका यहां पे सबसेट बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या है सर, ये है सिंगलटन सेट। ठीक है, ये क्या है भैया, ये है सिंगलटन सेट। अब इनसे हमसे क्या बोल रहा है वो, इसका भी आपको बनाना है पावर सेट। तो इसका पावर सेट कैसे बनेगा, तो सर इसका जो पावर ऑफ पावर सेट बनेगा, थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूज करने वाला मामला है बेसिकली। तो उस केस में हो जाएगा आपका, एक तो इसके अंदर का एलिमेंट यानी 5, उसके अलावा इसका सबसेट यानी कि ये खुद। ठीक है, अब आपको बताना है इनका कार्डिनल नंबर। ठीक है, ये आपको समझ में आया? सर नहीं आया, देखो एक बार पीछे जाते एक स्टेप।
हम ये पीए की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक स्टेप पीछे जा रहे हैं वापस फटाफट से थोड़ा सा, कि हम ये पीए की बात कर रहे हैं, विच इज पावर सेट ऑफ सेट ए। पावर सेट का मतलब होता है किसी भी सेट के सारे सबसेट्स को शामिल करके या फिर सारे सबसेट्स को एलिमेंट की तरह यूज करके एक नया सेट बनाना। तो आप सबसेट को कैसे यूज करेंगे? सबसेट को आप एज अ एलिमेंट यूज करेंगे। तो भैया ए जो कि एक एम्प्टी सेट है उसका सबसेट होगा केवल ये 5। इसको आपको एज अ एलिमेंट यूज करना है, तो आप जब एलिमेंट के तौर पे यूज करोगे तो कुछ यू बनेगा, ठीक है। अब आपको इस पावर सेट का पावर सेट बनाना है, तो उस केस में क्या होगा? तो सर उस केस में इसके जो सबसेट हैं वो भी एलिमेंट बन जाएंगे। तो एक तो इसके अंदर का जो है वो, ठीक है, एज अ एलिमेंट इटसेल्फ। दूसरा ये जो खुद का सबसेट बनेगा, क्योंकि भैया सबसेट आप खुद के स्वयं होते हो, एक सबसेट। तो आप खुद के स्वयं सबसेट हो, मतलब आप खुद एक एज अ सबसेट एंट्री लोगे। अब आपको इनका कार्डिनल नंबर बताना है, तो कार्डिनल नंबर इज n ऑफ पी ए। देख रहे हो कितने ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का मामला यहां पे, ठीक है। तो कितना होगा? तो सर एन पी अगर आपको निकालना है तो यहां पे आप जवाब दोगे 2। क्यों भैया? एक ये, दूसरा ये। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? जितने एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या काउंट करो। तो एक ये 5 यानी एम्प्टी सेट, दूसरा वो 5 एज अ एलिमेंट, ठीक है। चलिए यहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखनी है कि ये स्वयं का सबसेट होता है। अगर वो आप भूल जाओगे तो फिर आप सबसेट्स नहीं काउंट कर पाओगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 7 देखो क्या बोल रहा है। एक अच्छा सवाल जो कि यहां पे हमारे समक्ष आ चुका है, इसको हमें अब देखना है कि दो फाइनाइट सेट हैं ए एंड बी, ठीक है। फाइनाइट का मतलब जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका फिक्स है, हैव m एंड k एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेट ए में आपके पास हैं कितने? n एलिमेंट्स। मतलब कोई पूछेगा अगर कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे m। कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है, तो आप कहोगे k, क्योंकि जितने एलिमेंट होंगे उतना ही कार्डिनल नंबर बनता है। चलिए, इफ द रेशियो ऑफ द कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ a टू द पावर सेट ऑफ b इज 64:1, ठीक है। भैया पावर सेट का कार्डिनल नंबर कैसे निकालते हैं? ठीक है सर, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये निकालना हमने सीखा है। व्हाट इज द फॉर्मूला आपको याद करना होगा, थोड़ा रिवाइज करना होगा। तो सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी भी पावर सेट का यदि आपको कार्डिनल नंबर निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट। तो यहां पे 2 पावर m यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट। इज दिस क्लियर? जी सर। अगर इसी हिसाब से मैं देखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ b कितना होगा? तो सर किसी के पावर सेट में उतने ही एलिमेंट्स होते हैं जितने कि उसके ओरिजिनल वाले जो आपका सेट है उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उतना 2 की पावर। तो यहां पे हो जाएगा 2 पावर k। तो आपको बेसिकली दिया है कि 2 पावर m एंड 2 पावर k का रेशियो कितना है? 64:1 है। तो यहां पे हम लिखेंगे भैया 2 पावर m अपॉन 2 पावर k का रेशियो है 64:1। कुछ रूल्स आपको यहां पे लगाने होंगे एक्सपोनेंशियल पावर्स के। सबसे पहला ये रूल कि अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। ये मान लो अपने सवाल का दूसरा पड़ाव है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, दूसरी तरफ 64 को लिखूंगा मैं 2 पावर कितना? सर ये होता है 2 पावर 6। 2 पावर 1 is 2, 2 पावर 2 is 4, 2 पावर 3 is 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 is 64। जब बेस सेम हो तो पावर बराबर हो जाती है। तो आप कहोगे m माइनस k इज इक्वल टू 6। जितनी जानकारी दी थी उतनी हमने यहां पे लिख ली। अब आगे दिया है na, यानी इन दोनों का एडिशन है 12 के बराबर। तो आपने लिखा m प्लस k इज इक्वल टू 12। आपके पास दो इक्वेशन है, एक में प्लस हो रहे हैं एक में माइनस हो रहे हैं। दोनों को क्या सॉल्व करके हम आंसर बता सकते हैं? बिल्कुल सर।
तो पहली इक्वेशन है भैया m प्लस के इज इक्वल टू 12, दूसरी है m माइनस के इज इक्वल टू 6। आपने दोनों को ऐड कर दिया, m प्लस m हो जाएगा 2m, प्लस के माइनस कैंसिल हो गए तो 0, और 12 और 6 हो जाएगा 18। m की वैल्यू आएगी 9 और k की वैल्यू आएगी 3। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आपके पास दोनों आ गए। सवाल समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप चलना है अपन को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट, जहां पे आपने ये बोला कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है कि जितने एलिमेंट्स हमारे ओरिजिनल सेट में थे, जिसका पावर सेट आप निकाल रहे हो, उतने एलिमेंट्स 2 की पावर में, यानी अगर 10 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 10, 3 थे तो 2 की पावर 3। इस तरीके से पूरा मामला यहाँ पे चला। 2 इक्वेशन मिली आपको, सॉल्व किया आपने, और m और k की वैल्यू आई 9 और 3। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए अगला और आई थिंक अंतिम सवाल देखते हैं इस पूरे सेशन का। यहाँ पे भी आपको 2 फाइनाइट सेट दिए हैं, ठीक है। मान लो a और b, जिसमें 5 और m और k एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे n ऑफ सेट a इज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज कितना? k। चलिए अब सवाल कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56। सबसेट किसके? आपके पहले वाले सेट के हैं 56, ठीक है। मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड k। ये कह रहे हैं कि आपके जो नंबर ऑफ सेट्स की संख्या है उसमें अगर आप देखोगे तो भैया इनके 56 सेट बनेंगे। 56 का डिफरेंस है, 56 मोर है, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ सबसेट तो निकाल ले, कितने होंगे। नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि पावर सेट बनता ही सबसेट से है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट गिव यू द नंबर ऑफ सबसेट। ये हमेशा आपको फंडा याद रखना है, इससे ही आपका बहुत बड़ा काम होगा। कहां पे देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या बनाया हमने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ठीक है, गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। यानी अगर आपको किसी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली ये 2 पावर m या फिर 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट का फॉर्मूला यूज करोगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a कितना हो जाएगा सर? 2 पावर m। जितने एलिमेंट होंगे सबसेट होंगे 2 की उतनी पावर, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b, तो कितना होगा? 2 पावर k हो जाएगा। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं सर। अब अगर आप देखोगे, इनका कहना है कि 56 मोर है, यानी दोनों के बीच का गैप कितना है? दोनों के बीच का गैप है 56 का। तो आप लिखोगे 2 पावर m माइनस 2 पावर k इज इक्वल टू 56। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपना आंसर बता पाएंगे, अन्यथा तो हमारे लिए इसका आंसर बता पाना मुश्किल। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन इन दोनों में से लेंगे 2 की पावर k को कॉमन, और ऐसा करते समय हमारे पास अंदर क्या बचेगा सर? जब आप पावर कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा m माइनस k। इसके पास m पावर थी, आपने k बाहर खींच ली, तो m में से k पावर कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहां आ जाएगा -1 और आपका जवाब आएगा 56 एज इट इज। एक चीज और कर रहा हूं मैं, 56 को मैं ब्रेक कर रहा हूं एज 8 इंटू 7। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे, तो अब ये दोनों भी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। अब हम रिस्पेक्टिवली कंपेयर कर लेंगे। जो 2 पावर k है वो है एक इवन नंबर, जो कि हो जाएगा 8 के बराबर, और ये है 2 पावर m माइनस k। 2 की कोई सी भी पावर हो हमेशा इवन रहेगा, -1 करोगे तो ऑड आएगा। तो जवाब में क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा 7, ठीक है। तो जो ऑड वाला था उसको हमने ऑड वाले से कंपेयर किया, और जो इवन वाला था उसको हमने इवन वाले से कंपेयर किया यहां पे। इज दिस क्लियर? जी सर। तो यहां से आपको मिलेगा 2 की पावर m माइनस k
इज इक्वल टू 7 प्लस 1 हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये होगा 2 पावर k इज इक्वल टू 2 पावर 3, राइट। अब आपने k और 3 को कंपेयर किया तो k की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। इस तरफ हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या दिखेगा सर हमें यहां पे दिखेगा कि 2 की पावर m माइनस के अब कन्वर्ट हो गया 2 की पावर m माइनस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो यहां से आपको मिला m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 6। दो वैल्यू आई, m की वैल्यू 6, k की वैल्यू 3। कैसे निकाला हमने, आपको एक बार फटाफट से प्रोसेस पूरा रिवाइज करवा दे। देखो सबसे पहले हमने पता लगाया कि सबसेट कितने होंगे। उसके लिए हमने नियम क्या लगाया भैया, नियम बहुत सिंपल है, जितने एलिमेंट पावर सेट में होते हैं उतने ही सबसेट होते हैं किसी भी सेट के। और पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये पता लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट वो 2 की पावर में आ जाता है, तो आपको नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाते हैं। सिंपल फंडा वही आपने किया। फिर यहाँ पे दोनों को गैप दोनों का 56 से सवाल में दिया हुआ था, उसको आपने माइनस किया। फर्दर सॉल्व करने के लिए 2 की पावर k को कॉमन लिया और फिर इक्वेशन को यहाँ पे 2 पार्ट में बांट दिया। यहाँ पे 2 की पावर k इवन वो गया 8 के साथ, 2 की पावर m माइनस के विच इज अ इवन नंबर, -1 मतलब ये ऑड आएगा तो वो गया ऑड के साथ, तो ये ऑड, ये -7 यहाँ पे इक्वल टू 7 ऑड वैल्यू के बराबर। फिर आपने दोनों को सॉल्व किया तो आपको m मिला 6, k मिला 3, स्क्रीन होगी क्लियर एंड वी मूव टू एंड ऑफ द सेशन। चलिए सेशन एंड करने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, ऐसे और लेक्चर्स और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारी वेबसाइट और ऐप को फॉलो करें। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाता है थ्रू इधर आपका वेबसाइट, ऐप या फिर YouTube चैनल। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट और उसके अलावा इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और स्कूल एग्जामिनेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आप हमारे सारे कोर्सेज में देखेंगे कि आपको हमेशा हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है हमारे सारे टीचर्स द्वारा। बस आपको करना क्या है, आपको करना है अच्छे से, लगन से, शिद्दत से मेहनत, ताकि आपकी फोटो भी इन बच्चों के जैसे हमारी वेबसाइट पे फीचर हो सके और आपका रिजल्ट भी इनके जैसा उत्तीर्ण आवे। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।